साजिश और एक लड़की की अंदरूनी जंग की सच्ची चीख। लखनऊ की हल्की सी ठंडी रात थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और शहर की गलियों में गूंजती थी गाड़ियों की रफ्तार और लोगों की अपनी अपनी जिंदगियों की भागदौड़। लेकिन शहर के बीचों बीच बसे एक पुराने कॉलोनी हुसैन पार्क में एक घर ऐसा था जो सालों से उजड़ा उजड़ा सा था, और वहां रहने वाली थी आयेशा खान, एक 22 वर्षीय पत्रकार। आयेशा का चेहरा बेहद शांत और प्यारा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सब कुछ कहती थीं, पर वो कभी बोलती नहीं थीं। जो भी उसे देखता बस यही कहता, इतनी सुलझी हुई लड़की है, इतनी खुशमिजाज, इसे तो कोई दुख छू भी नहीं सकता। पर जो कोई भी उसकी चुप्पियों में झांकने की कोशिश करता, एक ऐसे अंधेरे में जिससे निकल पाना आसान नहीं था। अतीत की दरारें आयेशा के बचपन की कहानियां बहुत कम लोग जानते थे। उसके पापा मोहम्मद आरिफ खान शहर के जाने माने वकील थे और मां नसीमा बेगम एक स्कूल टीचर, एक सभ्य और प्रतिष्ठित परिवार। लेकिन जब आयेशा 14 साल की थी तब उसकी मां का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कम से कम शहर वालों को यही बताया गया था। लेकिन उसी रात आयेशा पहली बार चीखी थी, पर वो चीख यही है सिर्फ उसकी आत्मा में गूंजी थी। उसकी मां की लाश उसके घर की छत से लटकी मिली थी और पुलिस ने फाइल में लिख दिया, आत्महत्या। कहानी वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन असल कहानी वहां खत्म नहीं हुई। वर्तमान की हलचल अब आयेशा एक लोकल क्राइम न्यूज चैनल के लिए काम करती थी, लेकिन उसके रिपोर्टिंग के विषय कुछ अजीब थे। वो उन केसों पर काम करती थी जिन्हें पुलिस आज तक बंद केस कह चुकी थी, जैसे कोई उसे भीतर से मजबूर करता हो उन सड़ चुकी फाइलों को फिर से खोलने के लिए। उसकी फाइलों में एक नाम बार बार आता था, मोहिब सिद्दीकी, एक बड़ा बिल्डर जो राजनीति और पुलिस में काफी रसूख रखता था। जिस मोहल्ले में आयेशा रहती थी वहां भी मोहिब की कई प्रॉपर्टीज थीं और उसी के इर्द गिर्द घूमा करते थे अंधेरे। कभी लापता लड़कियां, कभी सुसाइड नोट, कभी पारिवारिक विवाद में मौत। आयेशा जानती थी उसकी मां की मौत एक हत्या थी और उस रात कोई उसके घर में आया था। वो चेहरा आज तक उसकी आंखों से नहीं गया, और अब वही चेहरा उसे एक पुरानी सीटीवी फुटेज में फिर दिखा था। एक रिपोर्टिंग के दौरान जब वो पुराने मर्डर केस पर छानबीन कर रही थी, साजिश की परतें आयेशा ने अपने ऑफिस के एडिटर रजत चोपड़ा को बताया। सर, ये फुटेज देखिए, ये वही आदमी है, ये मोहिब के फार्म हाउस से बाहर निकल रहा है। और 2010 में मेरी मां की मौत भी इसी आदमी के घर के पीछे मिली थी। रजत चौंक गया। आयेशा, ये बहुत डेंजरस खेल है। मोहिब को छूना मतलब मौत को गले लगाना है। आयेशा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान वैसी नहीं थी जो चेहरे से आती है। वो आंखों से टपकी थी। सर, मैंने तो कब का गले लगा लिया है मौत को, अब बस उसकी शक्ल देखनी है। डर का दूसरा चेहरा उस रात जब वो घर पहुंची, उसका दरवाजा खुला हुआ था। सारा घर बिखरा पड़ा था। कागज, किताबें, उसकी मां की डायरी, सब उलट पलट दिए गए थे और दीवार पर लिखा था, रुक जा वरना अगली लाश तू होगी। पर आयेशा नहीं रुकी। उसने अपनी मां की पुरानी डायरी को फिर से पढ़ा। एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मुझे कुछ हो तो जान लेना, मोहिब ने मेरे स्कूल की बच्चियों के साथ कुछ ऐसा किया है जो मैं देख नहीं पाई, लेकिन सुना जरूर। आयेशा की आंखों में खून उतर आया। अब ये उसकी कहानी नहीं रही, ये उसके शहर की बच्चियों की, उसकी मां की और उस हर लड़की की कहानी बन गई थी जिसे खामोश कर दिया गया था। खेल अब शुरू हुआ। आयेशा ने एक योजना बनाई। वो एक नकली डीलर बनकर शायद पछताई करना एक गुप्त कैमरे के साथ मोहिब के फार्म हाउस में दाखिल हुई। वहां उसे वो सीक्रेट बेसमेंट मिला जिसमें कैमरों से भरे कमरे थे, ड्रग्स थे और रिकॉर्डिंग्स। हजारों लड़कियों की चीखें वहां दबी थीं। उसी कमरे में उसे मिला एक ब्लैक डायरी जिसमें उसके मां का नाम भी था, नसीमा बेगम। डिस्क्लोजर रिस्क मोहिब जानता था और उसने नसीमा को हमेशा के लिए चुप कर दिया। अंत और एक नई शुरुआत उस रात। आयेशा ने लाइव रिपोर्टिंग शुरू की, बिना एडिटर को बताए। उसने वो फुटेज, वो डायरी के पेज और सारी बातें कैमरे के सामने पढ़ दी। पूरा शहर हिल गया। पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जस्टिस फॉर नसीमा, मर्डरर मोहिब, मोहिब को गिरफ्तार किया गया। और आयेशा, उसे धमकियां मिली, मारने की कोशिश भी हुई, पर वो अब डरती नहीं थी।
क्योंकि अब वो खामोश लड़की नहीं थी, अब उसकी चीखें चुप नहीं थीं। अंत में लखनऊ की एक दोपहर जब बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, आयेशा अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। एक चाय वाला नीचे से आवाज दे रहा था, चाय, गर्म चाय। और किसी ने उससे पूछा, अब क्या करोगी आयेशा? उसने मुस्कुराकर कहा, अब उन सबके लिए लड़ूंगी जो आज भी चुप हैं। चुप सी वो चीख, सच की वो परत जो अभी बाकी है एक नई सुबह। लेकिन साया अब भी है। मुहिब की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ शहर में हलचल मच चुकी थी। मीडिया के कैमरे, सोशल मीडिया के ट्रेंड, शांत आप कह रहे हैं और सड़कों पर उतरते लोग, सबने एक उम्मीद की रोशनी फैलाई। आयेशा को सम्मान मिला, लोग उसे बहादुर पत्रकार कहने लगे। लेकिन आयेशा जानती थी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे वो फाइल आज भी याद थी, ब्लैक डायरी का आखिरी पन्ना, जिस पर लिखा था, अगर कभी मोहिब फंस जाए तो साया 7 को एक्टिवेट करना होगा। आयेशा ने उस वक्त इसे नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वो शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे। साया 7 क्या था? आयेशा ने अपनी रिपोर्टिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस शब्द की तह तक जाना शुरू किया। मोहिब सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी वो सिस्टम था जो अब भी जिंदा था। असली डर की शुरुआत एक रात जब आयेशा ऑफिस से घर लौटी, का दरवाजा खुला मिला। दीवार पर एक नई चेतावनी थी, अब तू बहुत बोलने लगी है आयेशा, अब तेरी बारी है खामोश होने की। उस रात के बाद से को हर जगह निगाहें महसूस होने लगी। कभी बाइक सवार पीछे पड़ते, कभी फोन पर अजीब सी सांसें सुनाई देती, कभी कोई अनजान चेहरा उसे चाय की दुकान पर घूरता। रजत, उसका एडिटर, भी अब डरा डरा सा रहने लगा था। आयेशा, ये अब रिपोर्टिंग नहीं रही, ये जंग बन चुकी है। एक और हत्या और एक नई कड़ी। एक सुबह शहर के अखबार में खबर आई, यास्मीन फातिमा, एनजीओ कार्यकर्ता, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। यही यास्मीन मोहिब की गिरफ्तारी के समय सबसे ज्यादा बोलने वालों में से थी। आयेशा टूट गई, लेकिन उसी वक्त उसने एक ऑडियो फाइल चलाई जो यास्मीन ने मरने से पहले उसे भेजी थी। आयेशा, अगर मैं मर जाऊं तो समझना कि साया 7 क्रिया है। इनकी जड़ें कलेक्टर ऑफिस तक जाती हैं। इनका अगला टारगेट तू है और तेरे पापा। ऑडियो वहीं कट गया। उसके पापा? आयेशा दौड़ती हुई अपने पापा से मिलने गई। वो बूढ़े हो चुके थे, दिल की बीमारी से जूझते हुए। लेकिन जब उसने उनसे पूछा, अब्बू, क्या आप इस सिस्टम को जानते थे? तो उनके चेहरे पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो धीरे से बोले, मैं भी कभी बहुत ऊंचाई पर था बेटा, पर जब तेरी अम्मी ने सच्चाई जान ली थी, मैंने चुप्पी चुनी। मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, मैं कायर था। आयेशा का दिल फट गया। उसने अपने पिता को रोते हुए पहली बार देखा। अंतिम मोड़, शहर की चीखें। अब आयेशा ने फैसला कर लिया था। उसने मोहिब की ब्लैक डायरी, यास्मीन की ऑडियो फाइल और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्री बनाई। हिडन डेथ नेटवर्क। रात के ठीक 12 बजे उसने उसे लाइव रिलीज कर दिया। सिस्टम हिल गया। हर ऑफिस, हर एनजीओ और हर पुलिस डेस्क में हलचल मच गई। सीबीआई जांच बैठी, बड़े बड़े नाम सामने आने लगे, एमएलए, एसपी, एनजीओ लीडर, सब। आयेशा को उस रात पुलिस सुरक्षा में रखा गया, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इस बार उसके अंदर की चीख पूरे देश ने सुनी थी। चुप सी वो चीख। अंतिम भाग, एक चीख जो देश तक पहुंची। खामोशी का बदला। डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद देश भर में तूफान आ गया। न्यूज चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, आयेशा खान। उसे न्यू एज हीरोइन, वीरांगना, दुनिया और सच की आवाज जैसे नाम दिए जा रहे थे। लेकिन जहां देश उसकी तारीफ कर रहा था, तो वहीं कहीं अंधेरे में साया 7 के असली करता धरता अपनी आखिरी चाल चल रहे थे। उनमें से एक डीआईजी श्रीकांत माथुर, वही आदमी जिसने आयेशा की मां की मौत की फाइल को आत्महत्या में तब्दील किया था। शहर के बड़े बंगले में बैठकर माथुर ने फोन उठाया, उसे खत्म कर दो और इस बार उसकी लाश भी ना मिले। एक काला अपहरण। आयेशा को उस शाम लखनऊ यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीच देने जाना था,
लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी कार बीच रास्ते से गायब हो गई। कैमरे बंद कर दिए गए थे, मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक कर दिया गया। किसी को पता नहीं चला कि आयेशा कहां गई। पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर हर वेयर इज आयेशा ट्रेंड करने लगा। रजत और उसके कुछ सच्चे साथियों ने उसकी तलाश शुरू की। बंद कमरे में साया की आंखें आयेशा को एक सुनसान सरकारी बंगले के अंडरग्राउंड कमरे में बंद कर दिया गया। दीवारों पर साइको इंटरोगेशन सिंबल्स, उजाले की एक छोटी सी किरण और अजीब सी घुटन। उसके सामने बैठा था डीआईजी श्रीकांत माथुर। तू क्या सोचती है, अकेली लड़की इस सिस्टम को हिला देगी? आयेशा की सांस टूटी हुई थी, होंठ सूखे हुए, मगर आंखों में वही चिंगारी थी। एक चीख अगर सही जगह गूंज जाए तो महल भी गिर जाते हैं। श्रीकांत हंस पड़ा। अब तेरी चीख कोई नहीं सुनेगा। एक गुप्त योजना, लेकिन डीआईजी भूल चुका था। आयेशा सिर्फ पत्रकार नहीं थी, वो अब एक सोच बन चुकी थी। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री का डार्क वर्जन अपने साथी रजत के पास शेड्यूल मोड में भेज रखा था। अगर 24 घंटे में उसका मोबाइल एक्टिव नहीं हुआ तो वो वीडियो बशईर ऑटो अपलोड हो जाएगा, जिसमें साया 7 के सारे नाम, सबूत और लाइव इंटरव्यू मौजूद थे। और 24 घंटे पूरे होने ही वाले थे। उल्टी गिनती शुरू। रजत को जब टाइमर एक्टिवेट हुआ, वो समझ गया आयेशा खतरे में है। उसने तुरंत उस वीडियो को लाइव किया। इस बार वीडियो में डीआईजी श्रीकांत माथुर, 2 मंत्री, एक एनजीओ संचालक और मीडिया हाउस के मालिक के नाम थे। साथ ही उसके आखिरी शब्द थे, अगर मैं नहीं लौटूं तो समझना कि मेरा शरीर गया है, मेरी आवाज नहीं। पूरे देश में आग लग गई। राष्ट्रपति तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। सीबीआई और रॉ की स्पेशल टीम बनाई गई। 36 घंटे के अंदर डीआईजी माथुर समेत 9 लोग गिरफ्तार हुए। और तब शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी मिल से मिली आयेशा, कमजोर, थकी हुई, मगर जिंदा। अंतिम दृश्य, एक नई शुरुआत 6 महीने बाद। राष्ट्रपति भवन में एक सम्मान समारोह हुआ। भारत की बेटी आयेशा खान को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। स्टेज पर खड़ी आयेशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, जीत के थे। उसने माइक उठाया और कहा, मैं आयेशा हूं और मैं अब अकेली नहीं। मैं हर उस आवाज की प्रतीक हूं जो दबाई गई, हर उस मां की चीख हूं जिसे खामोश कर दिया गया, हर उस लड़की की उम्मीद हूं जो अब सवाल पूछेगी। मेरी चीख अब चुप नहीं होगी।